Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My all dear students and viewers, welcome back to our channel. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की स्पेशल टिप्स को डिस्कस किया था। जो भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं लिया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो लेक्चर लें और बाद में इसके ऊपर आइएगा, ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ आपको कि यकीनन आपको वो किसी ने भी नहीं करवाया होगा। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसके लिए आपको दर दर की ठोकरें खा कर मॉडल पेपर्स को तलाश करके आपको खुद से कुछ इमेजिन करना होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले आप उस लेक्चर की तरफ आइएगा और फिर हमारे इस लेक्चर को सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पहले हम प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिंपल और नेगेटिव को कर चुके थे डिस्कस। आज बारी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर आप जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, जो स्ट्रक्चर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में पढ़ा था, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर इसमें भी यूज़ होगा, ठीक है। अगर हमने इंटेरोगेटिव में हमने जैसे पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, आपको इस बात का अब मालूम हो चुका होगा, इस बात का आइडिया हो चुका होगा आपको कि हर सेंटेंस के स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास जो मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, उनके अंदर में भी जो 3 हमारे सेंटेंसेस हैं वो क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं हो रहा उनके अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन वर्ड जिनके अंदर यूज़ नहीं होता वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उर्दू में यूज़ होंगे, लेकिन इंग्लिश में उनकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि क्या हम खाना खाते हैं, मतलब येस और नो में पूछा जाए, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड की बजाय हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को यूज़ करेंगे और वर्ब की 4th फॉर्म हमारे पास यूज़ होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब सेंटेंसेस के अंदर आईएनजी को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वर्ब के बाद जो है हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और इंटेरोगेटिव में एंड पे आपके लिए क्वेश्चन मार्क का साइन डालना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे क्वेश्चन मार्क का साइन भूल जाते हैं उनका पूरा जो है वो नंबर डिडक्ट हो जाता है, उनको उस सेंटेंस के मार्क्स नहीं मिलते, ख्वाह उन्होंने पूरा सेंटेंस ठीक ही क्यों ना लिखा हो। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की कितनी अहमियत है। तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और बहुत ध्यान से ये करना है। तो आइए चलते हैं हम अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास पहले हम इंटेरोगेटिव को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसकी एग्जांपल्स देख लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेहमान को। जैसा कि आप जानते हैं गेस्ट कहते हैं, तो पहले क्वेश्चन वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर कब यूज हुआ है और कब की इंग्लिश होती है व्हेन, ठीक है। और मेहमान जो है, मेहमान पहुंच रहे हैं, यानी कि मेहमान जो है वो प्लूरल हैं, तो प्लूरल के लिए हम आर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। आप इनको गौर से सेंटेंसेस को सुनेंगे ना तो आपकी ये बात भी क्लियर हो जाएगी। ये जो कुछ बच्चों को मसला होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, तो वो मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर ये हमारी वीडियो सुनेंगे जहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो मैं हर सेंटेंस में बार बार बताती हूँ, बावजूद इसके कि मैं एक दफ़ा बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपकी ये भी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं व्हेन आर द
ठीक है। आर क्यों आएगा कि प्लूरल गेस्ट हैं, तो व्हेन आर द गेस्ट, पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, अराइव, ठीक है, ARRIVE अराइव, लेकिन यहाँ पे रहे हैं कॉन्टिन्यूज है तो अराइविंग आ जाएगा। तो व्हेन आर द गेस्ट आर अराइविंग, ठीक है, व्हेन आर द गेस्ट अराइविंग, यहाँ पहुंच रहे हैं, तो यहाँ की क्या इंग्लिश होती है, यहाँ हेयर कहते हैं, ठीक है। हेयर एंड देयर दो लफ्ज हैं, यहाँ के लिए हेयर यूज होता है और वहां के लिए देयर यूज होता है, ठीक है। तो इस बात को आपने नोटिस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास हमारा सेकंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस में हमारे पास क्या है, क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास येस और नो में पूछा जा रहा है कि क्या बुरे लड़के पत्थर फेंक रहे हैं या नहीं फेंक रहे। तो इसके लिए मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को ही हम स्टार्टिंग पे यूज़ करते हैं। तो बुरे लड़के जो प्लूरल हैं, ठीक है, तो प्लूरल की वजह से हम आर लगा देंगे, तो आर द बैड बॉयज़, ठीक है। बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, फेंकने की इंग्लिश होती है थ्रो, ठीक है, THROW थ्रो। कुछ बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज हैं, दो थ्रो होते हैं, एक थ्रो का मतलब होता है ज़रिए, ठीक है, पैसेज किसी भी चीज़ के ज़रिए होता है तो उसको थ्रो द पैसेज कहते हैं। तो THROUGH थ्रो उसके लिए यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फेंकने वाला थ्रो है तो उस थ्रो की इंग्लिश होती है, उसके स्पेलिंग्स होते हैं THROW थ्रो, ठीक है। तो ING वाले हम सेंटेंसेस पा रहे हैं कॉन्टिन्यूस के। तो आर द बैड बॉयज थ्रोइंग, ठीक है, तो पत्थर फेंक रहे हैं, तो आर द बैड बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स, ठीक है। कहाँ फेंक रहे हैं, बसों पर, तो एट द बसेस, तो आर द बैड बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स एट द बसेस। तो ये जुमला यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड सेंटेंस की। देख लें आप, क्वेश्चन मार्क हमने एंड पे ज़रूर लगाना है, उसकी आपने बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी। नेक्स्ट है ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कब से, यहाँ पे कुछ भी हमें बताना है कि किस डे से स्टार्ट कर रहा है, किस मंथ से स्टार्ट कर रहा है, किस वीक से स्टार्ट कर रहा है। तो उसमें येस और नो में आंसर नहीं है, इसीलिए इस बात का सबूत है कि हम कब के लिए जो कोई वर्ड यूज़ करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, बजाय इसके कि हम इज एम आर को यूज़ करें। तो व्हेन यूज़ करेंगे, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और ठेकेदार शुरू कर रहा है तो सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, तो व्हेन इज द कंट्रैक्टर। ये मेरी बात आपने याद रखनी है, ठेकेदार की इंग्लिश क्या होती है, कंट्रैक्टर, यानी कि ठेका ले लेते हैं ना, तो कंट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कंट्रैक्टर। तो व्हेन इज द कंट्रैक्टर, काम शुरू कर रहा है, काम शुरू करना, तो शुरू करने की इंग्लिश हमारे पास क्या होती है, स्टार्ट। तो व्हेन इज द कंट्रैक्टर स्टार्टिंग, ठीक है, इज के साथ आपको पता है ING आएगा, वैसे भी हम रहे हैं कि जुमले पढ़ रहे हैं। तो व्हेन इज द कंट्रैक्टर स्टार्टिंग, काम शुरू कर रहा है, तो क्या शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग वर्क। एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, बेचारे पनाह गजी कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं, बेचारे का मतलब होता है गरीब, तो इसके लिए पुअर यूज़ कर लेंगे। तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, किसी जगह का हमने बताना है, तो सबसे पहले वेयर आ जाएगा, प्लूरल है तो वेयर आर द पुअर रिफ्यूजिस किसको कहते हैं, बेचारे यानी गरीब, पनाह गजी को रिफ्यूज कहते हैं, रिफ्यूज पनाह लेना, और पनाह लेने वाले को क्या कहते हैं, रिफ्यूजिस, ठीक है। उनके एंड पे डबल ई आ जाएगा, और अगर हम इसको वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसमें सिंगल ई यूज़ होगा, ठीक है। तो कहाँ जा रहे हैं, तो एंड पे जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो गोइंग आ जाएगा, ठीक है। तो वेयर आर द पुअर रिफ्यूजीज गोइंग, तो यहाँ पे भी हमारा सेंटेंस होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास, मैंने दो सेंटेंसेस आपके साथ नेगेटिव इंटेरोगेटिव के डिस्कस किए थे,
किए हुए हैं। तो हम पहले नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में नेगेटिव इंटेरोगेटिव की क्या बात है, जिस तरीके से हमने इंटेरोगेटिव में देखा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब होगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो नोट के बाद फिर उसी तरीके से ही वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यही डिफरेंस है, नोट ऐड हो जाएगा, और नोट ऐड कहाँ पे होगा, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में यू ऐड होगा, और हर जगह पे ही किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के मिड में ही यूज़ होता है। एंड पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगाना मत भूलिएगा, एक नंबर होता है इसका, अगर आपका सेंटेंस ठीक भी हो और अगर आपने क्वेश्चन मार्क ना लगाया हुआ तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ, जो 2 बाकी रह चुके थे। तो 5th वन सेंटेंस है, क्या तुम रिसाला नहीं पढ़ रहे हो। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। तो यू की बात हो रही है, तो यू के साथ आपने डिस्कस किया है कि यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल वाला आता है, तो यू के साथ हमारा आर यूज़ होगा। तो आर यू, अब यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ हो गया, क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं हुआ, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज़ हुआ, फिर सब्जेक्ट यूज़ हुआ, उसके मुताबिक स्ट्रक्चर के मुताबिक नेक्स्ट हमारे पास नोट यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और नोट के बाद पढ़ रहे हो, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के मुताबिक आईएनजी के मुताबिक रीडिंग यूज़ हो जाएगा। तो आर यू नॉट रीडिंग द रिसाले की इंग्लिश होती है मैगज़ीन, तो आर यू नॉट रीडिंग द मैगज़ीन, और इस तरीके से हमारा जुमला होता है कंप्लीट। अच्छा, एक और जुमला था इसमें, ये जो आपके इंग्लिश की बुक में थोड़ा सा डिफरेंस था कि कौन सा रिसाला, तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं कि कौन सा रिसाला, तो कौन से रिसाले के लिए विच मैगज़ीन यूज़ हो जाएगा। और इसमें ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें मैगज़ीन एंड पे यूज़ हुआ है, लेकिन जब हम विच मैगज़ीन कहेंगे कि कौन सा रिसाला, तो विच लगाने के लिए हमें जो है वो मैगज़ीन को फर्स्ट पे ले आना होगा। तो विच मैगज़ीन आर यू रीडिंग। ठीक है, तुम कौन सा रिसाला पढ़ रहे हो, विच मैगज़ीन आर यू रीडिंग। तो ये आपके पास 2 डिफरेंसेस हैं, इसको आपने ख्याल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या दुकानदार ग्राहक से ज़्यादा पैसे वसूल नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम दुकानदार सिंगुलर है तो इज़ लगा देंगे, इज़ द शॉपकीपर, दुकानदार को शॉपकीपर कह रहे हैं, तो नहीं कर रहा, तो इज़ द शॉपकीपर नॉट ज़्यादा पैसे वसूल करना। तो ज़्यादा पैसे वसूल करने की इंग्लिश होती है ओवर चार्ज करना। ठीक है, किसी भी कस्टमर को ओवर चार्ज करना होती है। तो इज़ द शॉपकीपर नॉट ओवर चार्जिंग ग्राहक से, तो द कस्टमर तो इज़ द शॉपकीपर नॉट ओवर चार्जिंग द कस्टमर। ठीक है, होपफुली आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो एज़ यूजुअल आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। वही कंप्लीट हम कोशिश करेंगे कि आपका जो मसला है उसको क्लियरिफाई कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक फी अमानिल्लाह।